नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो कि हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत ही जल्द दर्ज होने वाली है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं, एक नाम लिखा है शबनम। शबनम भारत की पहली महिला ऐसी होने वाली हैं जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। फांसी की सज़ा सुना दी गई है, बस फांसी की डेट मुकम्मल कर दी जाए कि किस तारीख को या किस तिथि को उनको फांसी की दी जाएगी, सिर्फ उसी के इंतज़ार है। वैसे निचली कोर्ट ने से लेकर ऊपर तक के सारे कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा मुकम्मल कर रखी है। एक्चुअली में शबनम एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी है जो कि शबनम एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं, जिनके पिता एक शिक्षक थे। इन्होंने शबनम को डबल एमए करवाया था और शबनम उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के वाड़ी खेड़ा नामक गांव से बिलोंग करती हैं। और एक्चुअली में कहानी ये है कि शबनम एक तो डबल एमए थी, वेल क्वालिफाइड महिला थी। जैसे हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए सोना चांदी या आंखों के तारे होते हैं, वैसे ही शबनम भी अपने माँ बाप की वैसे ही लाडली एक लड़की परी थी। शबनम पली बढ़ी, डबल एमए किया, होते करते शबनम को अपने ही गांव के एक बच्चे से एक लड़के से प्रेम हो जाता है, जो कि 8वीं पास होता है। जो कि ये बात उसके माँ बाप को पसंद नहीं रहती है। उनके पेरेंट्स, उनके भाई अक्सर इस चीज़ को लेकर उनको मना करते हैं, लेकिन शबनम का ये जो प्रेम होता है, प्रेम जब उफान पर आ जाता है तो सारी चीज़ें इंसान की शुद्ध बुद्धि खो जाती है। तो वही चीज़ हुआ शबनम के साथ कि शबनम का प्रेम बिल्कुल उफान पे था। शबनम को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि उसका कैडर, उसके प्रेमी का कैडर था, सलीम का कैडर कहाँ पर है। ये सब चीज़ें वो भुला चुकी थी। चलिए, ये भी अच्छी बात थी। दोनों एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, मुस्लिम धर्म से थे। जबकि शबनम एक सूफ़ी मुस्लिम थी, मुसलमान धर्म के सूफ़ी मुसलमान थी, और वहीं पर सलीम एक पठान था। कुछ भी नहीं था, प्रेम में सब कुछ जायज़ है, बशर्ते उनके पेरेंट्स, उनके पिता एक शिक्षक थे जिनको ऐसा पसंद नहीं था। लेकिन शबनम फिर भी सलीम से मिलती थी। शबनम और सलीम ने शबनम को एक कहानी बताई कि ऐसा ऐसा करिए ताकि आपके परिवार आपसे दूर हो जाए। हुआ ये कि सलीम ने शबनम को कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम पसंद नहीं हैं या हमारा प्रेम पसंद नहीं है, इसलिए तुम अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को नींद की गोली देकर उन्हें मार डालो। तो शबनम ने कुछ ऐसा ही किया। शबनम ने एक दिन रात को अपने घर के सभी सदस्यों को नींद की गोली दी, अर्थात खाने में मिलाकर। सभी लोग सो गए। शबनम ये बात सलीम को बताती है और सलीम एक धारदार हथियार, औजार अर्थात कुल्हाड़ी टाइप एक औजार देता है। शबनम उनसे सभी को हत्या कर देती है। ये घटना 15 अप्रैल 2008 की थी, और जो कि आज टोटल होते करते 12 यानी 12 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके चलते अब शबनम को निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने फांसी की सज़ा सुना दी है। बस डेट मुकम्मल होने का इंतज़ार है, और ये फांसी मथुरा में दी जाएगी शबनम को, और शबनम देश की पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी दी जाएगी। ठीक है, और शबनम को वही पवन जल्लाद फांसी देंगे जिन्होंने दिल्ली के निर्भया कांड में 4 दोषियों को फांसी के फंदे पे लटकाया था। वही पवन जल्लाद मथुरा पहुंच चुके हैं, और किसी भी दिन शबनम को फांसी की सज़ा की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, और उसी निर्धारित तिथि पर शबनम को सज़ा दे दी जाएगी। चलिए, अब कुछ फांसी से संबंधित कुछ तथ्यों को हम देखते हैं। फांसी कैसे दी जाती है? फांसी सूर्यास्त होने के पहले दे दी जाती है, ताकि रोज़मर्रा के तरीके जेल में सारे काम विधिवत तरीके से जारी रहें, उसमें किसी प्रकार कोई अड़चन न हो सके। फांसी जब भी देनी होती है, उसके 1-2 दिन पहले जितना वज़न का वो आदमी होता है या महिला होती है, जो भी शख्स होता है, उतने वज़न के एक पत्थर से पूरा ट्रायल कर लिया जाता है। दूसरी चीज़, फांसी वाली जो रस्सी होती है, वो रस्सी बक्सर से आती है, और उसी फांसी में उस पुरुष या महिला को फांसी अर्थात उसको लटका दिया जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। तो ये है शबनम की कहानी। चलिए आगे देखते हैं।
जो कि राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए इन्होंने अपनी अर्जी लगा दी है। अब देखते हैं राष्ट्रपति इनकी अर्जी को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर स्वीकार कर लेंगे इनकी याचिका को तो इनके फांसी माफ़ हो जाएगी। अगर नहीं अगर नहीं याचिका मानेंगे, उनकी क्षमा को नहीं मानेंगे तो फांसी दे दी जाएगी। और इस प्रकार से हम देश की पहली महिला होंगी फांसी पर लटकने वाली। ठीक, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में दी गई हैं। और राष्ट्रपति जो भी क्षमा देते हैं ना, ये सब कुछ गृह मंत्रालय की सलाह पर होता है। ये नहीं कि आपने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, याचिका लगाई और राष्ट्रपति ने पढ़ा, आपकी फाइल देखी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रपति जिस तरह अपना मुख खोलते हैं और ऑर्डर करते हैं। ठीक, अगर गृह मंत्रालय को लगेगा कि नहीं इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर फांसी दी जा रही है तो ये जो मुलजिम है उसको पूरे तरीके से न्याय नहीं होगा उसके प्रति, तो इसलिए तब फांसी की सज़ा को क्षमा कर दिया जाता है। तो ये सब गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रपति जी करते हैं आर्टिकल 72 के तहत। चलिए, एक चीज़ आप क्लियर है, बार बार मैं गृह मंत्रालय का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब आप जान लीजिए कि ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है, बशर्ते राष्ट्रपति जी उसको अनाउंस कर देते हैं आर्टिकल 72 के थ्रू, जो कि हमारे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। चलिए, बाकी ये 5 चीज़ें हमारे राष्ट्रपति जी को दी गई हैं। तो अगर आप वनडे एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आर्टिकल 72 इतना ही पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, 72 में, या राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया। ठीक, बशर्ते गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रपति जी सारे कार्य करते हैं। पहला है क्षमा अर्थात पार्डन। क्षमा का अर्थ होता है कि पूर्णतः माफ़ कर देना। ठीक, पूर्ण तरीके से जब माफ़ कर देते राष्ट्रपति तो क्षमा होती है अंडर ट्रायल। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं, आप यहाँ तक कि अगर फांसी तक की सज़ा है राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो फांसी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हम और आप जैसे आम नागरिक जैसे वो इंसान हो जाता है, कहीं भी आ जा सकता है, किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं होती, बेरोक टोक कहीं आ जा सकता है हमारे देश में। ठीक है, तो ये होती माफ़ी, जिसकी क्षमा, जिसके तहत व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मली रहता है, कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पर अगर ये तो फांसी पर है, अगर कहीं किसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे केस कोई मुकदमा चल रहा है और राष्ट्रपति जी ने कहा है भैया इस व्यक्ति के को मैं क्षमा करता हूँ, तो वहीं से उसका केसेस खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये है हमारे राष्ट्रपति जी के पार्डन अर्थात क्षमा। वहीं पर अगला है लघुकरण। लघुकरण शब्द से ही क्लियर हो रहा है, लघुकरण अर्थात छोटा कर देना, कम्यूटेशन। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, नेचर और टाइम। नेचर अर्थात स्वभाव, अर्थात किसी भी व्यक्ति को, किसी मुजरिम को 10 वर्ष की कठोर सज़ा दी गई है और राष्ट्रपति जी चाहें तो उसको लघुकरण में तब्दील कर सकते हैं लघुकरण के तहत, अर्थात उसकी टाइमिंग तो सेम रहेगी लेकिन उसकी जो कठोर वाली सज़ा दी गई है, कठोर वाली सज़ा साधारण में बदल जाएगी। ठीक, कि ऐसा लगे राष्ट्रपति की क्षमा नहीं कर सकते, ये बहुत ही क्रूर टाइप का एक कैदी है, इसको अगर हम क्षमा कर देंगे तो फिर जो जाके समाज के लिए एक खतरनाक मुजरिम साबित हो सकता है पुनः। तो इसलिए राष्ट्रपति जी उसकी क्षमा याचिका स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके चलते नेचर तो वही रहता है, नेचर यानी टाइमिंग वही रहती है, 10 वर्ष के 10 वर्ष ही रहती है, बशर्ते कठोर जो प्रक्रिया होती है इसको, उसके जो काम धाम होते हैं, जो कठोर होते हैं सज़ा, उसको थोड़ा साधारण कर दिया जाता है। परिहार, परिहार यानी रेमिशन। रेमिशन बोले तो इसमें भी वही चीज़ है, लघुकरण और परिहार एक ही, पर थोड़ा सब बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। इसमें नेचर और टाइम का विशेष ध्यान दिया जाता है। नेचर तो वही रहता है, अर्थात अगर कठोर 10 साल की कठोर सज़ा है तो ठीक है, कठोर सज़ा ही रहेगी, बशर्ते उसकी टाइमिंग में परिवर्तन कर दिया जाता है। 10 साल की जगह 5 साल, 5 साल की जगह 2.5 साल, मतलब वो तो राष्ट्रपति के इच्छा पर डिपेंड करता है कि कितने साल तक वो सज़ा को उसको कम कर सकते हैं, बशर्ते सज़ा में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता, सब बशर्ते टाइमिंग में परिवर्तन हो जाता है। कठोर वाली को कठोर ही रखते हैं सज़ा, बशर्ते उसकी टाइमिंग कम कर देते हैं। ये होता है कि अच्छा इसको अगर ये जो कठोर वाली सज़ा इसको अगर देखा जाए तो ये सुधर जाएगा, लेकिन इसको जल्दी से थोड़ी छुट्टी दे दी जाए, इसलिए थोड़ा इस पर थोड़ा वो किया जाता है। परिहार, परिहार एक्चुअली में एक ऐसे जो फांसी नहीं दिया जाता है, फांसी के लिए नहीं होता। फांसी में क्या, जैसे कि फांसी
जैसे क्या बोलते हैं उसको, 2 बजे होनी है और 8 बजे परिहार लग गया तो क्या है, अरे फांसी तो फांसी है यार, आज नहीं तो कल होनी है, मरना तो मरना उसमें आज नहीं तो कल। तो इसलिए ये फांसी पे नहीं लगता, परिहार फांसी पे नहीं लगता है कि 10 साल की जगह 5 साल हो गया, उसमें 5 घंटे के 4 घंटे हो जाएगा, 5 घंटे तो 10 घंटे हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं था। इसलिए पूछ लिया जाता है कि फांसी में कौन सा नहीं लगता है, तो परिहार फांसी के लिए नहीं है। ठीक, अगला विराम, रेस्पाइट। विराम कब लगता है, रेस्पाइट कब लगता है? हेल्थ अर्थात किसी भी व्यक्ति को की अगर हेल्थ यानी स्वास्थ्य सही नहीं है तब रेस्पाइट लगा दिया जाता है लॉयर के थ्रू, या कोई महिला प्रेग्नेंट है तब उस दौरान आप उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। रीज़न ये होता है कि महिला तो दोषी है लेकिन उसके जहन में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या दोष है, वो तो निर्दोष है, उसने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है, धरती पर आया भी नहीं, कदम भी नहीं रखा है, तो वो कैसे निर्दोष साबित हो सकता है? और इसके साथ किसी निर्दोष की सज़ा दी जाए ऐसा नहीं, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी भी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक, इसलिए इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला प्रविलंबन। प्रविलंबन अर्थात रिप्राइव। रिप्राइव अर्थात अस्थायी रोक, फांसी अर्थात अस्थायी रोक। जैसे कि यह है कि राष्ट्रपति जी अमेरिका के टूर पर हैं, 5 दिन के टूर पर हैं और यहाँ फांसी की सज़ा हो गई, तो आप तो क्षमा याचिका भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, लौहकरण भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति जी को कहें अच्छा ठीक है हम 5 दिन के टूर पर हैं, अभी प्रविलंबन पर रख दो, तो अस्थायी रोक अर्थात स्टे ले लेते हैं लॉयर मुजरिम की तरफ, अपने वकील की तरफ से। तो अस्थायी रोक, फांसी वासी में अस्थायी रोक यानी कुछ दिन के लिए, जैसे 18 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ कि 25 तारीख को इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, तो अब वकील साहब क्षमा याचिका लगाएंगे, तो क्षमा याचिका लगाए कैसे, राष्ट्रपति जी है नहीं, इतने दिन में तो वो लटक पटक के पहुंच जाएंगे अपने पुनः स्थान। तो इसलिए फिर वहाँ पर प्रविलंबन रिप्राइव का इस्तेमाल किया जाता है कि राष्ट्रपति जी अच्छा राष्ट्रपति रिप्राइव लगा सकते हैं, प्रविलंबन लगा देते हैं, अच्छा ठीक है हाँ जब तक नहीं आ रहे तब तक फाइल वाइल रखो, जब वापस आएंगे फाइल वाइल देखेंगे तब फिर आगे कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते अभी इनकी फांसी को रोक दिया जाता है, तो वहाँ पर वो स्टे ले लेते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। बाकी और 1-2 पॉइंट देख लीजिए फटाफट। देखिए जहाँ पर आर्टिकल 72 में फांसी की सज़ा, फांसी को माफ़ करने के पूर्ण तरीके से अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है, वहीं पर सैन्य न्यायालयों से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं वहाँ पर भी राष्ट्रपति 72 के थ्रू क्षमा याचिका दे सकते हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय अर्थात कोर्ट मार्शल बोलते तो जैसे कि किसी कर्नल ने अपने जूनियर को कह दिया तुम्हें बर्खास्त किया जाता है नौकरी से, तुम्हारा ये अपराध सिद्ध होने के चलते तुम्हें यह सज़ा सुनाई जाती है इतने साल तक, या तुम्हें नौकरी बर्खास्त किया जा सकता है, तो आप राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति आपकी क्षमा याचिका मंजूर हो गई तो आप पुनः वो नौकरी कर सकते हैं, उस सज़ा से छुट्टी पा सकते हैं। तो ये है सैन्य न्यायालय। फांसी की पूर्ण क्षमा याचिका राष्ट्रपति के हाथ में है और सैन्य न्यायालय भी राष्ट्रपति के हाथ में। सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल के थ्रू भी कुछ भी हो सकता है, तो आप राष्ट्रपति से क्षमा याचिका लगाकर छुट्टी पा सकते हैं। वहीं पर यह है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए, लेकिन वहीं पर हमारे यहाँ आर्टिकल 161 में अनुच्छेद 161 के थ्रू राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं। राज्यपाल सब कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन फांसी की सज़ा नहीं करवा सकता है, यह अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक, दूसरी वहीं पर सैन्य न्यायालय से राष्ट्रपति का कोई ताल्लुकात नहीं होता है, राज्यपाल का सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल से कोई ताल्लुका नहीं होता है। इनका ताल्लुकात इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो हमारे तीनों जल थल और वायु तीनों सेना का सैन्य कमांडर होता है। इसके चलते इसके अंदर सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के थ्रू भी जो भी कार्रवाई होती है, जो भी सजा वजा दी जाए उसको भी माफ़ करने का अधिकार है आर्टिकल 72 के तहत, जबकि राज्यपाल के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है हमारे, ना ही फांसी माफ़ कर सकते हैं फांसी की सज़ा और ना ही सैन्य न्यायालय। ठीक, दूसरी चीज़, हाँ रिक्वेस्ट राज्यपाल कर सकते हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल जी आपकी रिक्वेस्ट लेकर जा सकते हैं। ठीक, वहीं पर अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है अपने यहाँ जैसे वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन है, तो जो बाइडन अगर चाहें तो वो वहाँ अपने यहाँ के आम नागरिक की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर उनके अगर किसी सैन्य कमांडर
किसी आर्मी और में किसी सैनिक पर, किसी सिपाही पर, किसी सोल्जर पर कोई अपराध लग गया है और जो बाइडन चाहे कि उसको वो माफ़ कर दे, तो वो अधिकार उनके पास नहीं है। इसलिए इस लिहाज से इस क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल हैं सैन्य न्यायालय, क्षमा याचिका के क्षेत्र में, पार्डन के रील से संबंधित चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल बैठते हैं यूएसए की अपेक्षा। तो चलिए, तो ये रहे शबनम की कहानी और कुछ आर्टिकल्स। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर शबनम जैसी कोई भी लड़की ऐसे कोई काम मत करें आप लोग, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है लड़कियों से कि लोग अब उस क्षेत्र में शबनम नाम रखना बंद कर दिए हैं। भाई 12-13 साल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई बच्चा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम शबनम नहीं रखेगा। जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, कंस नहीं रखता है, नहीं मिलता है। वैसे लोग ऐसे कृत्य कार्य करने वाले लोगों का, अपराध करने वाले लोगों के भी नाम नहीं रखते अपने पेरेंट्स हमारे बच्चे का। अरे यार, खुद ही सोचो, जो बिल्कुल बिना किसी लालच के मुझे हर एक पथ पर मेरा सपोर्ट करते, मेरा सहारा बनते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, हम उन्हीं से झूठ बोल बैठते हैं। अरे लड़का चीज़ क्या है, बहुत लड़का क्या बोलते हैं, लड़के जो है बहुत चतुर चालाक टाइप होता है। ठीक है, मीठी मीठी बातें वो लड़कों को फंसा लेते हैं। बल्कि लड़कियां, क्या आप लोग भी बहुत छोटे तो हैं नहीं, आप भी MA BA कर रही हैं, पढ़ रही हैं, समाज में देख रही हैं। हमारे यहाँ क्या है, पुरुष प्रधान देश है हमारा। पुरुष प्रधान होने के चलते अगर लड़का ने 10 गलतियाँ कर दी तो कोई भी नज़र नहीं रखेगा, कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी लड़की ने एक गलती कर दी ना, तो उसके पूरी छानबीन तहकीकात पूरी कर लेते हैं ये समाज, हमारे आसपास के लोग। तो इसलिए कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपके माँ बाप का सर में से झुक जाए। और जो लोग कल उनसे बात करने में उनसे बात नहीं कर सकते थे, नज़रों में नज़रें डालकर बातें नहीं कर सकते थे, आज वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो तरह बेतरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक से एक लजीज शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपके पेरेंट्स के लिए। कितनी शर्म की बात है, आप खुद शर्म से आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी हरकतें अगर आप करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की। लड़के भी बहुत गलतियां करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, बशर्ते लड़कों की बहुत सारी गलतियां नज़रअंदाज कर देते हैं हम और हमारे समाज, हमारे पेरेंट्स। बशर्ते वहीं पर कोई लड़की अगर छोटी मोटी गलती करती है तो उसके पूरा जासूसी प्रक्रिया पूरी रॉ एजेंसी को लगा दें उनके अंडर में अगर हो तो रॉ एजेंसी पूरी उस लड़की के पीछे कार्य के पीछे लगाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो राधा और कृष्ण के प्रेम का उदाहरण देते हैं कि राधा और कृष्ण ने भी प्रेम किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं तो हम कोई अपराध नहीं, उन्होंने किया था, आप करें, कोई बुरा नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करिए। देखिए, प्रेम दुनिया में केवल आपके पेरेंट्स करते हैं। प्रेम वो होता है जिसमें कोई भी, दोनों भी शख्स एक दूसरे से कुछ पाने और खोने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। प्रेम वो होता है जो निस्वार्थ भाव से होता है, वो हमारे पेरेंट्स से होता है। ठीक है, आप कोई भी लड़की है, अगर आप में से कोई जो भी चैनल हमारा देख रहे हैं, अगर कोई भी लड़की है, अगर आप प्रेम के जाल में फंसी हुई हैं, तो प्लीज़ मेरी एक विनती है कि जिस लड़के से आपका प्रेम चल रहा कि बता दो कि मेरे क्या उसको बोलते हैं, स्टोन, पथरी, मेरे पथरी, उसका ऑपरेशन होना, 50,000 रुपये जो होते हैं, मुझे मदद कर दो। तुरंत मुँह फेर लेगा वो लड़का और फरार हो जाएगा। तब तक नहीं नज़र आ गया जब तक कि तूने डेट नहीं बता रखी होगी। जैसे बोला कि हाँ 25 फरवरी को होने को, तब तक वो 25 मार्च तक नहीं आएगा, फ़ोन तक नहीं करेगा कि कहीं अभी आराम कर रही होगी, अभी रेस्ट कर रही होगी, अभी पैसे जो होते दवाइयाँ लगेगी, इसमें पैसे मांग सकती है, तब तक वो फ़ोन नहीं करेगा। ठीक है, और लड़की लोग थोड़ा दिमाग खोल के चलिए समाज में। लड़के क्या है, तो 75 लड़कियों को फंसा कर रखते हैं, इतने बकलोल टाइप होते लड़के। और आप लोग फिर प्लीज़ अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं करना, ये सोच के चलिए। केवल क्या करना है कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि सिर्फ पेरेंट्स का सिर नीचे नहीं करना। तो आप अपने आप सोचिए, जो सिर नीचे नहीं होना तो ऊपर तो होना ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर प्रेम राधा कृष्ण के जो दुहाई देते हैं, राधा और कृष्ण का अटूट प्रेम था जो कि अमर प्रेम था। कृष्ण के पेरेंट्स नहीं, कृष्ण के फैमिली मेंबर नहीं चाहते थे कि राधा से प्रेम हो, तो कृष्ण ने शादी नहीं की। राधा के पेरेंट्स चाहते थे कृष्ण से शादी तो नहीं की, लेकिन प्रेम उसके बाद ही बना रहा। यहाँ तो पेरेंट्स चाहे या ना चाहे लेकिन शादी करेंगे, जरूर करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम भाग जाएंगे लेकर।
ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो प्लीज़ कुछ ऐसी हरकत मत करिए जिससे आपके पेरेंट्स, आपके नाते रिश्तेदार, आपके भाई बहन जो हैं वो शर्म से उनका सर झुक जाए। तो शबनम ने क्या किया था 15 अप्रैल को? शबनम ने 15 अप्रैल की रात को, जब उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिसमें उसके माँ बाप 2 थे, एक माँ एक पिता, 2 भाई 4 और एक भौजाई 5, एक मौसी की बेटी 6 और एक भतीजा 7 और भाभी भी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस प्रकार से 8 लोग हो गए हैं जिनकी उसने निर्मम हत्या कर दी थी। रात के 1:30 बजे उसने शोरगुल मचाया, आस पड़ोस के लोग आए, सबकी सुध बुध खो गई थी, बशर्ते शबनम बची थी और शबनम को जरा सी खरोंच नहीं थी। इस चीज़ को शक था पुलिस को। पुलिस आई, पुलिस ने देखा, छानबीन की, उसने बताया डाकू आए और पुलिस ने जब पूछा तुम्हें कि कोई खरोंच तक नहीं, तो उसने कहा मैं बाथरूम में थी, मैंने बाथरूम को अंदर से लॉक कर लिया था। ये सारी बातें हो गई। बशर्ते 1-2 दिन बीते, पुलिस ने अपनी तहकीकात जारी रखी। तहकीकात जब जारी रखी तो पुलिस ने देखा कि उसने उसी दिन 2-3 बार उसी एक ही नंबर पे बात किया है, बल्कि जब ये कांड हुआ उसके बाद भी उसकी बात हो रही है। तो पुलिस को शक हो गया, पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया, पुलिस ने उसको पकड़ा, कस्टडी पे ले लिया। जब पुलिस को उस पर शक हो गया तब जाके तब पुलिस ने उसके साथ ज़बरदस्ती, मतलब थोड़े कड़ाके के साथ, थोड़े सख्ती के साथ पेश आई। उसने उगलना शुरू कर दिया। उसने सलीम का नाम लिया और सलीम बताया कि सलीम के कहने पर मैंने सारी चीज़ें, ये जो सारा सिस्टम जो सॉन्ग रचा था मैंने सलीम के कहने पर रचा था, इसलिए इस जो सज़ा शबनम को होने वाली है यही सज़ा सलीम को भी होनी है, अर्थात सलीम को भी फांसी होनी है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी चीज़ पाने के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके लिए हमने अपनों को बलि चढ़ा दिया। अरे खुद सोचिए, आप डबल एमए थी, आपके पेरेंट्स एक शिक्षक थे, पिता, कितना अच्छी शादी करते। चलिए भगवान करे ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो। अगर आप में से कोई हम लेक्चर सुन रहा है, सुनेंगे ही, और अगर आप में से भी कोई ऐसे लड़का लड़की है तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करिए जिससे आपके माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। प्लीज़ कि न्यूज़ छप जाए, और न्यूज़ छप जाए तो वो जीने के लिए मजबूर हो जाएं। वो जान नहीं दे सकते हैं लेकिन जी भी नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन मत बनाइएगा प्लीज़। तो शबनम देश की पहली महिला होंगी जिन फांसी पे चढ़ेंगी, बशर्ते उस तारीख का इंतज़ार करिए जिस तारीख को चढ़ने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। कुछ फैक्ट थे जो मैंने इसी स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बता दिए हैं। करंट का मैटर है, करंट से जोड़कर इसको पढ़िएगा। ठीक है, करंट का मैटर है शबनम जो कि पहली महिला होंगी। दूसरा, उसी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो स्टैटिक जीके के थ्रू जुड़ जाएंगे, जा कर के एक अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार करेंगे। अगर पीसीएस या यूपीएससी में आप बैठने वाले हैं तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को लपेट कर करंट अफेयर अपडेट कर मानिएगा। ठीक है, तो यूपीएससी और पीसीएस के जो बच्चे उन्हें सब पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, करंट को पास्ट से लेकर जोड़ देते हैं। यही हुनर होता है यूपीएससी और पीसीएस के। ठीक है, चलिए, और प्लीज़ मेरी बातों को गौर करिएगा, भागने टूटने की कोशिश नहीं करिएगा। ठीक है, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए जो कि आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। और लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं होता है, वो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन में लोग पाने की चीज़ें रखते हैं, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, आइसक्रीम खिला दो, चाट खिला दो। अरे लड़की जब मुस्कुरा देती है ना तो गोलगप्पे वाले गिनती भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लड़का लोग किसी लड़के की झांसे में पड़ जाए, और प्लीज़ लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है किसी भी बकलोल टाइप के लड़के चक्कर में पढ़ने ही नहीं, क्योंकि जो माँ बाप ढूंढ लाएंगे वो हीरा होगा। ठीक, 75 आएंगे, 75 जाएंगे। वक्त का इंतज़ार करिए, सब अच्छा होता जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।